जी सबाहत स्टार्ट करें। Assalamu alaikum. My name is Sabahat Samad and my roll number is 41. Write a C++ program to find the sum of the squares of the diagonal elements of a square matrix A and multiply M. यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम मालूम करना है हमने। आज हम 2 डायमेंशनल रेखीय प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं जो कि स्किल नंबर 26 में है। लाइन नंबर 5 से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद लाइन नंबर 7 में हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं जो इन टाइप के हैं, आई, जे, एन और सम। काउंट कंट्रोल रेपिटेशन के लिए हमें जो 2 इंडेक्स वेरिएबल चाहिए थे वो आई और जे हैं। एन जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को शो कर रहा है। हमने सम फाइंड करना है तो एक हमने सम नेम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। लाइन नंबर 8 में हमने एक स्टेटमेंट को प्रिंट आउट कराया है और लाइन नंबर 10 में हमने उसे सीन करवा के रिसीव कर लिया। हमने लाइन नंबर 12 में इन टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया ए, जो कि मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n। अच्छा एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट यहाँ मैं एक चीज ऐड कर दूं सब स्टूडेंट्स के लिए कि देखें जो स्टैंडर्ड तरीका है लैंग्वेज का सी प्लस प्लस जावा वगैरह का, वो ये होता है कि जब भी आप कोई वेक्टर या मैट्रिक्स या 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे या इससे भी हायर डायमेंशनल की अरे डिक्लेयर करते हैं तो उसमें जो आपने साइज देना होता है उसकी डायमेंशंस का, तो वो कांस्टेंट दिया जाता है। ये जो हम काफी दिन से काम कर रहे हैं ना कि लाइन नंबर 10 में हमने अभी n को इनपुट लिया है और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया है, ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। ये हमें फैसिलिटी मिली हुई है इसकी जो डेव सी प्लस प्लस की आईडीई है या जो मॉडर्न आईडीईज हैं वो हमें ये अलाउ कर रही हैं। अदरवाइज एज फार एज स्टैंडर्ड सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज कंसर्न ये अलाउ नहीं होता। आपको ए के सामने ब्रैकेट्स में कांस्टेंट वैल्यू देनी होती है। उसके 2 तरीके होते हैं, जो 2 बेसिक तरीके हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे जो लाइन नंबर 12 में पहला n लिखा हुआ है यहाँ पे 5 लिख दूं और दूसरा n या m जो भी हो उसको भी 5, 6 जो भी लिखना है 4 लिखना है वो लिख दूं, तो ये इसका मतलब मैंने कांस्टेंट साइज दे दिया है। तो यूं चलता है काम। नंबर 1 बात। नंबर 2 ये होता है कि आप ऊपर डिक्लेयर करेंगे कांस्ट इंट n इक्वल 5 या 7 जो भी है, यानी ऊपर आप n नाम का कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे, उसको वहीं पे वैल्यू दे देंगे। वो वैल्यू आप आके लाइन नंबर 12 में फिर इस तरह लिखेंगे ए एन एन, तो वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी, काम ठीक होगा। या जो आप मेन में आने से पहले हैश डिफाइन एन लिखें स्पेस एन स्पेस आगे 5 लिखें 6 लिखें जो भी लिख दें, तो वो एक कांस्टेंट डिक्लेयर हो जाएगा जिसका नाम होगा एन, जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकती। उसको आपने वैल्यू शुरू में ही 5 या 6 जो भी देनी थी दे दी है, 100 देनी है 100 दे दें, 200 देनी 200 दें, 5 देनी 5 दें, जो भी दे दी है, अब वो चेंज नहीं होगी। तो उसके बाद जब ये लाइन नंबर 12 पे कंट्रोल आएगा तो ये कंपाइलर से ओके कर देगा कंपाइल टाइम पे, ए एन एन यानी जो भी उसकी वैल्यू हुई कांस्टेंट है वो ओके हो जाएगा। तीसरा एक और तरीका जो कि बहुत एडवांस्ड है वो पॉइंटर्स की मदद से है, उसके जरिए से हम वेरिएबल साइज दे देते हैं। ये सारी लैंग्वेज की स्टैंडर्ड बातें हो गई। लेकिन जो अब ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर आ रहे हैं डेव सी प्लस प्लस या इस तरह के, ये हमें अलाउ कर रहे हैं कि जो लाइन नंबर 12 में अभी इस वक्त किया हुआ है ए एन एन, तो इससे भी काम चल जाए। और एन इस मौके पे हम जानते हैं कि एन कोई कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है बल्कि एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदल सकती है, बल्कि हमें कंपाइल टाइम पे उसकी वैल्यू पता ही नहीं है। उसकी वैल्यू सी इन एन यानी कि वैल्यू उसकी आएगी रन टाइम पे। इसके बावजूद कंपाइलर, देखिए रन टाइम तो फ्यूचर में होगा, अभी अगर हमने कोड लिखा सेव कर लिया कंपाइल कर रहे हैं तो कंपाइलर नोट करेगा कि एन नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है ही नहीं मेरे पास अभी, वो तो रन टाइम पे आएगी। फिर आगे चल के इंट ए एन एन लिखा हुआ है यानी ए नाम का मैट्रिक्स डिक्लेयर किया जा रहा है और उसमें वो वही एन जो कि जिसकी वैल्यू अभी पता ही नहीं है फ्यूचर में आएगी उतनी साइज का मैट्रिक्स बना दें। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ये अलाउ नहीं है, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमें अलाउ कर रहा है, तो हम उसको उसके अलाउ करने का इस पूरे कोर्स में मुसलसल फायदा उठा रहे हैं। और क्या फायदा है कि हम ए एन एन लिख देते हैं, अगरचे एन की फिक्स वैल्यू है भी नहीं फिर भी वो एरे बना देगा।
उसकी एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस तभी होगी जब वो n नाम का वेरिएबल अपनी वैल्यू रन टाइम पे रिसीव करेगा, तो फिर ये उस साइज की एरे बन जाएगी। चलें जी, अब आप लाइन नंबर 14 से स्टार्ट करें सबाहत। उसके बाद हमने ए की एंट्रीज रिसीव कर ली, हमने रो वाइज पे मूव करना है और कॉलम वाइज पे मूव करना है। एक लूप हम लगाएंगे जो रो के लिए होगी और दूसरी लूप लगाएंगे जो कॉलम वेरी करने के लिए होगी। बाहर हमने एक लूप लगा दी जो रो को वेरी करवा रही है और अंदर लूप लगा दी जो नेक्स्ट हो रही है, जो कि जिससे कॉलम वेरी हो रहे हैं। जी। अब होगा क्या, आई को स्पेसिफाई करेंगे बाहर की लूप में, यानी रो नंबर स्पेसिफाई करने की बात हो रही है यहाँ। देखें, सारे इस मौके के ऊपर हमारे सारे जो लिसनर्स हैं वो एक्सपर्ट हो चुके हैं, उन्हें पता है कि आप ये 15 और 16 वाली लाइंस वाली नेस्टेड लूप्स यूज करके ए एरे में ट्रेवर्स कर रही हैं लाइन नंबर 19 पे, और वो सी इन करवाने के लिए सी इन मतलब करवा लिया हमने, इनपुट ले ली वैल्यूज, एरे में रो वाइज ट्रेवर्स करने के बाद लाइन नंबर 21 पे आ जाए। लाइन नंबर 21। अब हम करेंगे क्या, हम रो वाइज मूव कर रहे हैं तो हम अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे और उससे नाम सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, उससे हम जीरो का नाम जीरो कर देंगे। और उसके बाद होगा क्या, इफ आई इज इक्वल टू जे। एक मिनट, आपने सम नाम का वेरिएबल पहले से डिक्लेयर कर रखा है, अब डिक्लेयर नहीं करना। अब आपने सम इक्वल 0 कहकर उस पुराने डिक्लेयर किए हुए पहले से डिक्लेयर किए वैल्यू को जीरो वेरिएबल को जीरो वैल्यू असाइन कर दी है लाइन नंबर 22 में। ओके सर। इफ आई इज इक्वल टू जे, यानी आई सेट किया, फिर अंदर आके हमने जे सेट किया। जे वेरी कर रहे हैं जिस मौके पे, मतलब आई और जे बराबर हुआ करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डायगोनल एंट्री है। तो हम करेंगे क्या, इसको ए आई जे को ए आई जे से मल्टीप्लाई कर देंगे उस केस में जब आई और जे सेम हुआ करेंगे, और सम को हम इसमें एडअप करते जाएंगे। तो एक तरीका तो हमारे पास ये था, और हम दूसरे तरीके से हम इसको सिंगल लूप से भी कर सकते हैं, यानी आई वेरी करें और ए आई आई इंटू ए आई आई, इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं। मतलब जे का इस्तेमाल हम खत्म कर दें, जे वाली लूप यहाँ से खत्म कर दें, कंडीशन खत्म कर दें, इस तरीके से भी हम कर लेंगे। ठीक है, शाबाश, आगे मूव करें। आई और जे वेरी करते हुए पूरे मैट्रिक्स में हम ट्राइवर्स करते हैं, लेकिन जब आते हैं डायगोनल एलिमेंट्स पे, यानी आई और जे बराबर होते हैं, तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में आके हम उस एंट्री का स्केयर लेते हैं और सम में ऐड करते हैं। यहाँ रुक जाए, जरा सा ऊपर आए, लाइन नंबर मुझे 15 दिखाएं जरा। बस रोक दे बस। देखे, बात सुने, लाइन नंबर 15 और 16 पे जो आई और जे की वेरिएशन हो रही है, और जब हम अंदर लूप में आते हैं लाइन नंबर 17 से लेकर 20 तक वाले ब्लॉक में आएंगे तो अंदर लिखा हुआ ए आई जे, आई की हर वैल्यू के लिए जे की हर वैल्यू वेरी करेंगे, तो इस तरह से पूरी एरे में ट्रेवर्स करेंगे। ओके, अब नीचे आ जाएं। नीचे भी ये लाइन नंबर 23, 24 बज़ाहिर 15 और 16 की तरह है, लेकिन लाइन नंबर 25 जो कि लाइन नंबर 24 वाली जे लूप के अंडर है, इस लूप के जब भी अंदर आया करेंगे तो आई और जे की इक्वालिटी चेक करेंगे। अगर इक्वल हैं तो उस केस में ए मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे लाइन नंबर 26 में, और अगर वो इक्वल नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे सबाहत आपने जुमला बोला है कि लाइन नंबर 26 या जो ये जो लूप चल रही है 23, 24, 25, 26 वाली, हम इसमें पूरी एरे में ट्रैवर्स करेंगे। नहीं, हम इसमें पूरी एरे में ट्रैवर्स नहीं कर रहे। पूरी एरे में ट्रैवर्स करने के लिए, वो गिनती पूरी चलाने के लिए हमने 23, 24 वाली लूप चलाई है, लेकिन हम ए में ट्रैवर्स नहीं कर रहे। ए में कब जाएंगे, जब आई और जे सेम होगा। एक ए का कोई हिस्सा कब रेफर करेंगे, जब आई और जे सेम होगा। जिस मौके पे पहली रो के बारे में बात हो रही होगी तो हम सिर्फ पहली एंट्री ले लेंगे 100 वाली। फिर जब आई 1 हो चुका होगा तो जब उस मौके पे अंदर आके जब जे 1 होगा तो आई और जे 1 हो चुके हैं, फिर हम अंदर आएंगे, फिर हम A11 की बात करेंगे। अगली बार में जो थर्ड रो आएगी उसमें A22 की बात करेंगे। तो इसमें देखा जाए तो हम ए में सिर्फ डायगनली ही मूव कर रहे हैं ऊपर इफ कंडीशन की वजह से।
हम ए पूरी एरे ट्रैवर्स कर ही नहीं रहे। हाँ, जो गिनती है उसके एलिमेंट्स की वो 23-24 में चल रही है, लेकिन ट्रैवर्सिंग नहीं हो रही। ट्रैवर्सिंग लाइन नंबर 19 में हो रही है 15-16 की वजह से, लेकिन लाइन नंबर 26 में ट्रैवर्सिंग नहीं हो रही, सिर्फ हम डायगोनली मूव करेंगे आई और जे वाली कंडीशन की वजह से। और जो दूसरा तरीका आपने बताया बिलाशुबा बहुत अच्छा है इस काम के लिए कि आप बजाय इसके 23, 24, 25, 26 4 लाइनें लिखें, आप इसमें से 24, 25 हटा दें और 26 लाइन में जे की जगह आई लिख दें, तब भी ये वाला काम हो जाएगा। मकसद क्या है कि जो जितने डायगोनल एंट्रीज उसकी हैं उतनी लूप चलाएं और ए आई इंटू ए आई लिख दें, तो उसका मतलब है कि उसकी डायगोनल एंट्री का स्केयर हो जाएगा। और साथ के साथ वो सम में ऐड करते जाएंगे, बारी बारी जो जो स्केयर बनता जाएगा सम में ऐड करते जाएं और सम को अपडेट करते जाएं। अच्छा सब बात मुझे ये बताएं, सम इक्वल टू 0 क्यों रखा हुआ है? क्योंकि सर हमने डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n फाइंड करना है। ये बात की बातें छोड़ें, आपने सम 0 क्यों किया? जल्दी बताइए, शाबाशी, तो बहुत बेसिक सी बात है, मैं तो वैसे ही टेस्ट करने रुक गया हूँ। ये सम को 0 क्यों किया आपने? जब भी हमने लूप में ऐसे सम बनाना होता है, बात ये है कि आप उस में वैल्यू पहले से खाली करेंगे, यानी 0 करेंगे। पहला आप आंसर आएगा वो उसमें ऐड कर दिया, फिर दूसरा आंसर उसमें ऐड कर दिया। आपने 10 वैल्यूज ऐड करनी है या जितनी भी ऐड करनी है, तो जिस वेरिएबल में ऐड करनी है तो पहले से उसके पास कुछ नहीं होना चाहिए। अगर पहले से वो 0 है तो आप उसमें जो 10 वैल्यू ऐड करना चाहते हैं वो बारी बारी उसमें ऐड कर दें, लूप चला के या जैसे भी। तो वो पहले से तो चीज़ वो बर्तन खाली होना चाहिए ना, तो हमने सम 0 इसलिए करते हैं। और इस तरह से अगर आप कोई रिपीटेड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई बार बार करते चले जा रहे हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट वाला वेरिएबल उसको शुरू में 1 करना पड़ेगा। पहले से 1 मौजूद है, बाद में मल्टीप्लाई हो के नई नई चीज़ें उसमें जो है वो प्रोडक्ट बनती चली जा रही है। फैक्टोरियल वाले काम में आपने ऐसे किया था। और अभी सम वाले काम में जब भी आपने सीरीज का सम किया हो, कोई भी सम मालूम किया हो, तो आप सम नाम का वेरिएबल या जो भी इस पर्पस के लिए वेरिएबल बनाएंगे समेशन मालूम करने के लिए, जिसमें सम की वैल्यू होल्ड करानी है, उस वेरिएबल को आप शुरू में 0 करते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। आगे मूव करें, कुछ स्पेशल है तो बता दें, अदरवाइज मीटिंग तो वैसे ही एंड होने वाली है। लाइन नंबर 28 में हमने सम प्रिंट आउट करवा दिया। अच्छा एक बात बताएं, वेट, ये लाइन नंबर 23, 24 और 25 से मुझे 3 स्ट्रक्चर नजर आ रही है। 23, 24 पे लूप है, लाइन नंबर 25 पे तो वो है एक इफ कंडीशन है। मुझे कहीं ब्रेसेस नजर नहीं आ रही, जैसे मुझे लाइन नंबर 20 पे नजर आ रही है ना, मुझे कोई ब्रेसेस यहाँ पे 23, 24, 25, 26 के आसपास नजर नहीं आ रही। तो ब्रेसेस क्यों नहीं आपने लगाई? जल्दी बताएं, शाबाश, मीटिंग बिल्कुल एंड के नजदीक है, ताकि मैं कुछ पॉइंट उसमें ऐड कर सकूं। तो क्या है इसमें? ये पता नहीं, दैट्स स्ट्रेंज। आप एक छोटा सा प्रोग्राम बहुत ही छोटा सा सामने लाई है डिस्कस करने के लिए, और आप उसकी जो है बहुत सारी बातें जो है बता ही नहीं पा रही हमें। फार लूप, एनीबॉडी एल्स को बताना चाहे फौरी तौर पे, ये लाइन नंबर 23, 24, 25 वाली स्ट्रक्चर्स के साथ ब्रेसेस क्यों नहीं है? यस सर, मैं बताऊंगी। ये जल्दी बताएं शाबाश। सर फार लूप के मतलब फार लूप लगाने तो उसके अंदर एक लाइन होती है फार लूप के अंदर। सर यहाँ पे ब्रेसेस लगाने की जरूरत ही नहीं है। फार लूप के अंदर आ गई जे वाली फार लूप, आई वाली फार लूप के अंदर, फिर उसके अंदर एक इफ कंडीशन आ गई, इफ कंडीशन के अंदर सम वाली कंडीशन आ गई, सम वाला फार्मूला आ गया। देखिए इसका सिंपल जो, हाँ काफी बेहतर बताया आपने, मतलब उसको मजीद थोड़ा बेहतर करने का वो ये है कि ये कोई भी लूप हो, कोई भी इफ कंडीशन हो, इसके अंडर अगर एक ही लाइन है तो हमें ब्रेसेस ना भी लगाएं तो काम चलता है। अब जैसे ही लाइन नंबर 23 की लूप स्टार्ट हुई है, तो लूप के अंडर हमने पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर फार की रख दी है, वो एक लाइन में काफी हो गया।
अब जो फार लूप है उसके अंडर एक इफ, सिर्फ और सिर्फ एक इफ कंडीशन रखना चाह रहे हैं तो विदाउट ब्रेसेस भी आ सकती है, और जो इफ कंडीशन है उसके अंडर ब्लॉक में सिर्फ एक सम वाली स्टेटमेंट है, मजीद स्टेटमेंट है ही नहीं है, लिहाजा ब्रैकेट ना भी लगा तो काम चलता है। पहली फार के अंडर दूसरी फार सिर्फ वो है और कुछ नहीं है तो वो काम चल गया। दूसरी फार के अंडर सिर्फ एक इफ है, ब्रेसेस जरूरत नहीं है, हमें लगा दे तब भी ठीक, ना लगाए तब भी ठीक। और जो इफ कंडीशन है उसके फौरन बाद एक ही प्रोसेसिंग स्टेटमेंट है और कुछ है ही नहीं है तो वो विदाउट ब्रेसेस भी रखा जा सकता है।